हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम जो पार्टनरशिप का आखिरी पार्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप में जो रिमेनिंग थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम ऑलरेडी अपने क्लासेस में कवर कर चुके हैं। वापस सबसे पहले कवरेज कितना नंबर का रहेगा बच्चों? इस चैप्टर में से ओवरऑल 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। मेरा पार्टनरशिप वाला पार्ट जो इस बार 30 नंबर का आने वाला है, 5 नंबर का रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, 20 नंबर के रहेंगे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट, और आखिरी में जो 5 नंबर है उसका है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बात करें इस बार कौन कौन से क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। सबसे पहला, एज पर सेक्शन ब्लैंक ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब बच्चों मुझे बताना है किस सेक्शन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो बच्चों वो सेक्शन है 39। एज पर सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स when all the existing agreement comes to an end and all the books of account of firm closed off। या फिर which section of partnership act 1932 defines dissolution of firm, that is section number 39। अगला, which section govern dissolution by notice of partnership at will। जब भी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है नोटिस के द्वारा, एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देता है कि हमें फर्म डिसॉल्व करनी है। वो पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुई थी एट विल पर। तो बच्चों इस सेक्शन को, इस तरह की कंडीशन को गवर्न करता है सेक्शन नंबर 43 कि पार्टनर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 43 सभी पार्टनर्स को नोटिस सर्व कर सकता है कि हमने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की थी एट विल के अकॉर्डिंग, अब हमें पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों वही डेफिनेशन एज पर सेक्शन 39 और पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनर्स के बीच का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो हो जाएगा खत्म और कोई भी नया एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगला बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, डेफिनेशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस व्हेन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। जब पार्टनर के बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड नो न्यू एग्रीमेंट फॉर्म्स, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहां पर कोई भी नया एग्रीमेंट पार्टनर्स फॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा, मोड्स, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कब हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, पार्टनर्स का पीएसआर चेंज हो रहा है, कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की होती है डेथ, कोई पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट, या फिर जो टाइम पीरियड था फर्म को कंटिन्यू रखने का वो हो चुका है एक्सपायर। उसके बाद पार्टनर्स वापस एक नया एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मोड, सबसे पहला बाय सर्विंग अ नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई थी कि जब तक पार्टनर्स की डिस्क्रिएशन रहेगा तब तक फर्म चलती रहेगी, तो तब हम एक नोटिस के द्वारा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नंबर 3, व्हेन फर्म इन्वॉल्व्स इन इलीगल बिजनेस एक्टिविटी, तब फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। नंबर 4, व्हेन ऑल दी पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। जब या तो सारे पार्टनर्स या फिर एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर हो जाएंगे इंसॉल्वेंट, तब फर्म का डिसोल्यूशन माना जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप मींस अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। अब सारे पार्टनर हो गए इंसॉल्वेंट, केवल एक ही पार्टनर बचा हुआ है, तो एक पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगला, एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया इन केस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड पार्टनरशिप। नंबर नेक्स्ट, मोटिव हैज बीन कंप्लीट। स्पेसिफिक पार्टनरशिप थी, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव हो गया अचीव, फर्म डिसॉल्व करनी होगी। और जब कोर्ट करेगी इंटरवेंशन, उस केस में फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। तीसरा डिफरेंस जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। जो मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, यहां पर बिजनेस तो बच्चों रहेगा कंटिन्यू, केवल एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कंप्लीट बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तो यहां पर बिजनेस मेरा कंटिन्यू
नहीं रहेगा, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस रहेगा कंटिन्यू। अगला बात करें फाइनल अकाउंट्स की, तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हुआ है, उस केस में नई फर्म बनाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज के प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लाइबिलिटीज के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएगी और बनाएगी बैलेंस शीट। जबकि जब फर्म डिसॉल्व होती है तब फर्म अपने खाते करने होंगे बंद, फर्म को अपने अकाउंट सारे क्लोज करने होंगे, उस समय फर्म बनाएगी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। इन केस यदि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हम ट्रांसफर कर सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में मुझे बनाने होंगे 4 अकाउंट, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में मुझे केवल 3 ही अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। अगला इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब जो पार्टनर्स थे, अभी जितने भी फर्म के मालिक थे उनके बीच में रिलेशन था एज अ पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वो रिलेशन रहेगा कंटिन्यू, लेकिन नए एग्रीमेंट के साथ। जैसे ABC, इनका पहले रेशियो था 2:2:1, आज इनका रेशियो हो गया 1:1:1। ये पहले भी पार्टनर थे, आज भी पार्टनर, लेकिन पहले इनका एग्रीमेंट कुछ अलग था, आज एग्रीमेंट अलग है। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में वो पार्टनर नहीं रहेंगे, तो उनके बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशन था एज अ पार्टनर वो हो जाएगा टर्मिनेट। आखिरी जो डिफरेंस है कि हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म को बोला जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों ये डिफरेंसेस थे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इस तरह का क्वेश्चन ही है। बात करें बच्चों अगले 5वें क्वेश्चन की। 5वां कहता है विच सेक्शन गवर्न अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तब खाते किस तरीके से बंद किए जाएंगे, ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 48 में लिखी हुई है कि किस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे, किस अकाउंट में कौन सा बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स किस तरह से बिकेंगी, लायबिलिटी का पेमेंट कैसे होगा, वो सारी प्रोसीजर अकाउंटिंग प्रोसीजर लिखी हुई है सेक्शन 48 में। अगला इन विच मैनर लॉसेज अकर्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन विल बी एडजस्टेड। यदि डिसॉल्यूशन के वक्त फर्म को कुछ लॉसेज होते हैं तो लॉसेज एडजस्ट कैसे होंगे। लॉस सबसे पहले एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट में से, मतलब एसेट को बेचने के बाद जो अमाउंट आया वहां से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वहां से पहले लॉसेज और लायबिलिटी एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद भी कुछ लायबिलिटीज लॉसेज बचे हुए हैं वो एडजस्ट करेंगे कैपिटल में से, लेकिन कैपिटल इतनी सफिशिएंट नहीं है कि सारे लॉसेज और लायबिलिटी पेड ऑफ कर पाए, तो उस केस में डेफिशिएंसी अराइज होगी और वो डेफिशिएंसी पार्टनर्स के इंडिविजुअल PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। तो सबसे पहले लॉसेज और लायबिलिटी राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट में से, फिर पार्टनर्स की कैपिटल में से और लास्ट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगला क्वेश्चन इन विच मैनर एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी फर्म का हो रहा है डिसॉल्यूशन तो फर्म की जो एसेट है वहां एसेट को बेचने से जो भी पैसा जनरेट हुआ है उस पैसे का यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन किस तरीके से होगा। तो कह रहा है सबसे पहले जो एसेट बेचने से पैसा आया इन पेइंग डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज, सबसे पहले उस पैसे से जो एक्सटर्नल डेट है थर्ड पार्टीज का पेमेंट है वो पेड करेंगे, जैसे क्रेडिटर्स का अमाउंट, बैंक लोन आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एटसेट्रा। यहां पर कहता है कि यदि कुछ लाइबिलिटीज सिक्योर्ड हैं और कुछ अनसिक्योर्ड हैं तो पहले प्रायोरिटी रहेगी सिक्योर्ड को और बाद में अनसिक्योर्ड को पेड ऑफ किया जाएगा। सिक्योर्ड लोन और लाइबिलिटी हैव फर्स्ट प्रेफरेंस इन कंपेयर विद अनसिक्योर्ड लोन और लाइबिलिटीज। फिर इसके बाद मैंने एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड ऑफ कर दी। इन पेइंग ईच पार्टनर प्रपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेज एज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो ऐसी लाइबिलिटी पेड ऑफ करने के बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेगी फर्म। पार्टनर्स का जो भी क्लेम बनता है डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल के अलावा, दैट इज पार्टनर्स लोन। इसके बाद इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रपोर्शनेटली, पार्टनर्स का लोन पेड करने के बाद पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट होगा। इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल,
और लास्ट में यदि कुछ पैसा बचा हुआ है वो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे डिवाइड। बच्चों इसे कुछ इस तरह से समझें, मैंने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज राइट ऑफ कर दी, एसेट से जो पेमेंट आया मैंने वहां से लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। अब मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करता हूं तो जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट से, वहां उस प्रॉफिट को मैं डिवाइड कर देता हूं पार्टनर्स में। जबकि यहां कहता है एसेट्स बेचने के बाद पहले पेमेंट करो एक्सटर्नल डेट का, फिर पेमेंट करो पार्टनर्स के लोन का, फिर पेमेंट करो पार्टनर्स की कैपिटल का। कौन सी कैपिटल? जो मेरी बैलेंस शीट में शो हो रही थी। इसके साथ साथ जो भी मुझे एडजस्टमेंट करने थे वो एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल का कर दो पेमेंट। लेकिन इसके बाद और पैसा बचा हुआ है तो उस पैसे को हम या फिर उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट, दूसरा पार्टनर्स के लोन का पेमेंट, तीसरा पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट। कैपिटल में सारा इंक्लूड रहेगा उनका रिजर्व एंड सरप्लस भी। लास्ट में कुछ पैसा बचा हुआ है वो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 8वां कहता है इन विच सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक कोर्ट कब फर्म के डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है? तो सबसे पहला, व्हेन अ पार्टनर बिकम इनसेन। यदि पार्टनर इनसेन मतलब उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, पार्टनर इनकैपेबल है डिसीजन लेने में, तब पहला फर्म डिसॉल्व हो जाएगी कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। दूसरा कहता है व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। जब एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज को एज अ पार्टनर परफॉर्म करने के लिए इनकैपेबल है तब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फर्म का डिसॉल्यूशन। नंबर 3, व्हेन पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्टेड बिजनेस ऑफ फर्म। पार्टनर कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से फर्म को लगातार नुकसान होते जा रहा है। नंबर नेक्स्ट, व्हेन पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो बातें लिखी हुई थी पार्टनर वो सारी एग्रीमेंट और कंडीशंस प्रोविजंस को ब्रीच करता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। नंबर नेक्स्ट, व्हेन पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड हिज होल इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी। जब पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को अपना होल इंटरेस्ट बेच देता है विदाउट अदर पार्टनर्स की कंसेंट की। नंबर नेक्स्ट, व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। जब फर्म का बिजनेस तो कंटिन्यू है लेकिन उस बिजनेस में लॉस के अलावा प्रॉफिट कभी नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू रखना है, हमेशा लॉस ही होता रहेगा, तब भी कोर्ट डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है। आखिरी, ऑन एनी अदर ग्राउंड विच कोर्ट रिगार्ड्स डिसॉल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल। और कोई रीजन जहां कोर्ट उचित समझती है फर्म का डिसॉल्यूशन। तो बच्चों ये कुछ रीजन है कब कब कोर्ट डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के कंटेक्स्ट में। बात करें बच्चों 9th क्वेश्चन की, इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स व्हेन बोथ प्राइवेट डेट्स एंड फर्म डेट्स एग्जिस्ट देन प्रोविजन ऑफ सेक्शन ब्लैंक विल अप्लाई। यदि डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है और फर्म्स की डेट भी है और प्राइवेट डेट भी है तो उन डेट के निपटारे के लिए, उन डेट्स के पेमेंट के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे? तो वो है बच्चों सेक्शन 49। फर्म की भी कुछ लाइबिलिटी है, इसके अलावा पार्टनर्स की प्राइवेट लाइबिलिटीज अलग हैं, तो इन सभी को किस तरह से पेड ऑफ करेंगे? पार्टनर की जो एसेट है उनसे फर्म की लाइबिलिटी पहले पेड होंगी या फिर उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज पेड होंगी? फर्म के पास जो एसेट है उनसे पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी पेड पहले होंगी या फर्म की लाइबिलिटी पेड पहले होंगी? ये सारी बातें लिखी हुई हैं सेक्शन 49 में। बात करें सेक्शन 49 के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है, तो सेक्शन 49 कहता है आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ द फर्म्स एसेट। फर्म की एसेट बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे पहले फर्म की लाइबिलिटी पेड ऑफ होंगी। आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ फर्म्स एसेट फर्स्ट फर्म डेट विल बी पेड ऑफ एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। जो पैसा फर्म के पास आया एसेट बेचकर, उस पैसे से पहले फर्म की लाइबिलिटी पेड होंगी, रिमेनिंग जो प्रॉफिट या पैसा बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जितना पैसा वो रिसीव करेंगे वो अपनी प्राइवेट डेट पेड करेंगे। यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर कोई पैसा आया है तो वहां से विल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट। पहले प्राइवेट डेट का पेमेंट होगा, उसके बाद रिमेनिंग यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म डेट, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा फर्म के डेट को पेड करने के लिए। तो याद रखें दो अलग अलग डेट हैं, प्राइवेट डेट अलग है जो पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में राइज की है, फर्म डेट अलग है। यदि पैसा जनरेट होता है फर्म की एसेट्स को बेचने के बाद तो पहले फर्म की लाइबिलिटी पेड ऑफ होंगी, रिमेनिंग जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स को उनके पीएसआर में बांट देंगे, फिर वो अपनी लाइबिलिटी पेड करें पर्सनल।
यदि पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पहले पैसा आएगा उससे उसकी पर्सनल डेट पेड करेंगे, फिर उसके बाद फर्म के डेट पेड करेंगे यदि कुछ है तो। अगला कहता है ब्लैंक अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? एसेट्स के रियलाइजेशन और लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने के लिए। तो बच्चों डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के वक्त फर्म प्रिपेयर करती है रियलाइजेशन अकाउंट, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के दौरान फर्म प्रिपेयर करती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट। वापस क्या नेचर रहने वाला रियलाइजेशन का? ये भी है नॉमिनल नेचर। अब बात करें डिफरेंसेस, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बीच के डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कहता है डेफिनेशन, रियलाइजेशन अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एसेट को रियलाइज करने के लिए और लाइबिलिटीज पेड ऑफ करने के लिए है। पहले एसेट्स को बेचा जाएगा, जो पैसा जनरेट होगा उससे लाइबिलिटी पेड ऑफ करेंगे, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एसेट्स के जितना भी रिवैल्यूएशन चाहे इंक्रीज हुई हो या डिक्रीज हुई हो वो रिकॉर्ड करने के लिए, और लाइबिलिटीज के रीअसेसमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज पर कितना इफेक्ट आया रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान। अगला कहता है टाइमिंग ऑफ प्रिपरेशन, कब कब बनाएंगे? तो जो मेरा रियलाइजेशन है वो बनाऊंगा मैं जब फर्म का डिसॉल्यूशन होगा, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा जब पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होगा या फिर फर्म का होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3 मोटिव क्या है बनाने का? तो यहां मोटिव है डिसॉल्यूशन के वक्त कितना प्रॉफिट या लॉस अराइज हुआ वो निकालना। यहां मोटिव है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, लेकिन वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त। आइटम्स, डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड करेंगे? तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको बताया हुआ है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे जब लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी बस वो सारे अमाउंट, एसेट्स डिक्रीज होंगी वो सारे अमाउंट, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं वो राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले, इंक्लूडिंग गुडविल। इसके बाद लाइबिलिटीज के पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं उनके पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। यदि पार्टनर ने किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया वो रिकॉर्ड करेंगे, फर्म कोई डिसॉल्यूशन एक्सपेंस पेड कर रही है वो रिकॉर्ड करेंगे। अगला कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं, पहले रिवैल्यूएशन की बात करें, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लाइबिलिटीज जितनी भी डिक्रीज होंगी वो रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स जितनी इंक्रीज होंगी वो रिकॉर्ड करेंगे, और अनरिकॉर्डेड एसेट हमें करनी होगी रिकॉर्ड सारी क्रेडिट साइड में। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में कितनी लाइबिलिटीज हम करने वाले हैं राइट ऑफ। सबसे पहले जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट साइड में, जितनी भी एसेट्स जिनसे पैसा रियलाइज होगा सब रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमने बेच दी हैं वहां से कैश रियलाइज हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे बच्चों क्रेडिट साइड में। ये मेरा अगला डिफरेंस रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन का। बच्चों ये क्वेश्चन था कि कौन कौन से डिफरेंस है रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में। वापस एक बार रिवाइज करो, तो पहला था डेफिनेशन के बेसिस पे, दूसरा था कब बनाएंगे, तीसरा मोटिव क्या है बनाने का, चौथा डेबिट साइड में आइटम कौन कौन से आएंगे, और पांचवा क्रेडिट साइड में आइटम कौन कौन से रिकॉर्ड करेंगे। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है? तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो कहता है सबसे पहले जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं वो हमें राइट ऑफ करनी होंगी, सारे अकाउंट क्लोज करने होंगे। तो बिजनेस की एसेट क्लोज करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, लोन एंड एडवांसेस, डेटर्स। सारी जितनी भी एसेट्स हैं वो राइट ऑफ कर देंगे डेबिट साइड में, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो राइट ऑफ कर देंगे क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखना है बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में। एक नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन फर्म की बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में एग्जिस्ट करता है, तो डिसॉल्यूशन के वक्त एंट्री क्या होगी? तो बच्चों डिसॉल्यूशन के वक्त बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है राइट ऑफ करनी पड़ेगी, एंट्री होगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो बैंक अकाउंट स्पेसिफिक ओपन करेंगे वहां नहीं आएगा, ये हमें क्रेडिट में शो करनी पड़ेगी रियलाइजेशन की। इसके अलावा और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। कुछ ऐसे रिजर्व्स जो स्पेसिफिक नेचर के हैं जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो मुझे यहीं शो करना होगा, जबकि
जो कॉन्सेप्ट है मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ कहता है यदि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है वो हम राइट ऑफ करते हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। लेकिन यहाँ कहेगा IFR यदि गिवन है क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर, तो IFR हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में शो कर देंगे और इसका कोई भी एडजस्टमेंट फर्दर नहीं होगा। जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं जो मुझे बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होके दिखाई दे रहे होंगे, वो मैं यहाँ पर जो डेटर लिखता हूँ डेबिट साइड में, ये आएंगे बच्चों ग्रॉस अमाउंट में। ग्रॉस अमाउंट का मतलब प्रोविजन माइनस करने से पहले कितना अमाउंट है वो अमाउंट आएगा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में इसका प्रोविजन दिखाई देगा। तो यदि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डेटर्स दोनों दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो डेटर्स राइट ऑफ करेंगे डेबिट में और प्रोविजन राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट में। इसके अलावा बैंक लोन लाइबिलिटी भी राइट ऑफ कर देंगे। दोनों एसेट्स और लाइबिलिटी राइट ऑफ करने के बाद एसेट्स को बेचना चालू करेंगे। एसेट्स को बेचने से जो कैश जनरेट होगा, यदि एसेट्स अपन बेचते हैं तो एंट्री हमेशा पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेकिन इस जगह एसेट अकाउंट हो चुका है बंद, तो अब एसेट अकाउंट यूज नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। कैश रिसीव किया तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर हमने लाइबिलिटीज पेड की, ये एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड ऑफ की है, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज की है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, ये वाला याद रखें। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं, उनसे पैसा रियलाइज हो रहा है या पेमेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उसे पेड करने की एंट्री हमें करनी होगी, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रीजन क्या है? अगर मैं पहले एसेट रिकॉर्ड करता हूं तो एसेट रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, एसेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर मुझे वापस रियलाइजेशन कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो उस केस में एंट्री नहीं करें तभी अच्छा है। मैंने सारी एसेट्स बेच दी, लाइबिलिटीज पेड कर दी। बात याद रखनी है, यदि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि लाइबिलिटीज कितनी पेड की हैं, तो हमें 100% लाइबिलिटी पेड ऑफ करनी होगी। जैसे बैलेंस शीट में यदि बैंक लोन गिवन है लेकिन फर्दर उसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है कि पेड कितना किया, तब मानेंगे ये लोन 100% पेड किया होगा। तो हमेशा क्वेश्चन में आखिरी में आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी लाइबिलिटी हैं जो हमने पेड नहीं की या जिसके बारे में स्पेसिफिक एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हमें वो अलग से पेड करनी पड़ेगी। पेड करने की एंट्री वही रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर क्या यही पॉलिसी मेरी एसेट के साथ भी अप्लाई होगी? कैसे कि एसेट का यदि मुझे रियलाइजेशन नहीं दे रखा तो मैं मानूं 100% रियलाइजेशन है, तो बच्चों यहां पर यदि एसेट का रियलाइजेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो मानेंगे उस एसेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, उस एसेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। अगली बात, यदि पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है, पार्टनर यदि एसेट लेके जाते हैं तो नॉर्मल केसेस में मैं एंट्री पास करता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेकिन यहां पर एसेट अकाउंट मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो एसेट अकाउंट की जगह मैं यूज करूंगा रियलाइजेशन। एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किस अमाउंट से एंट्री होगी? तो एंट्री होगी जितने अमाउंट पर वो एसेट लेके गया है, एसेट जितने अमाउंट पे उसने ली है उतने अमाउंट से एंट्री होगी। यदि पार्टनर लाइबिलिटी का पेमेंट करता है तब एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल एसेट्स और पार्टनर्स की लाइबिलिटी का डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया है वो। इसके अलावा कुछ ऐसे लोन हैं जो फर्म ने पार्टनर से लिए हैं और जो फर्म ने पार्टनर की रिलेटेड पार्टी से लिए हैं, पार्टनर के हस्बैंड या फिर पार्टनर, यदि फर्म में पार्टनर वाइफ है तो वाइफ के हस्बैंड से, पार्टनर यदि फर्म में हस्बैंड है तो हस्बैंड की वाइफ से, मतलब स्पाउस लोन है। तो बच्चों स्पाउस लोन भी राइट ऑफ इस ही अकाउंट में करेंगे। वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर का यदि लोन है वो इस अकाउंट में इस अकाउंट में राइट ऑफ नहीं करना है। पार्टनर के रिलेटेड पार्टी स्पाउस का लोन है वो इसी अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे पहले तो। अब राइट ऑफ करने के बाद मुझे इस लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, 100% लाइबिलिटी है। इस लोन को यदि पार्टनर ने ले लिया है तब एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
यदि पार्टनर ने उस लोन का पेमेंट किया है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यदि फर्म ने उस लोन का पेमेंट किया है तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका अकाउंट सेपरेट बनेगा, उसका यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। सर इस अकाउंट में उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कब होगा? तो बच्चों जब भी पार्टनर्स लोन का अमाउंट जितना है उसके कंटेक्स्ट में अमाउंट पेड करेंगे कम, तब इस अकाउंट में भी पोस्टिंग आने वाली है। वो आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से होगा। और फिर आखिरी में रियलाइजेशन अकाउंट में यदि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है डेबिट साइड वाले से तो यहां आएगा प्रॉफिट, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उनके पीएसआर में। यदि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट कम है तो यहां आएगा लॉस, लॉस राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स के पीएसआर में। ये बात थी बच्चों ओवरऑल रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। आगे बात करें व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। मैं अभी एक बात कर रहा था पार्टनर्स के लोन के बारे में। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने उस लोन का कम कुछ रीपेमेंट किया तब एक पार्ट रियलाइजेशन में जाएगा। किस तरह से वो देखें, पार्टनर के लोन का फर्म पेमेंट कर रही है तो टू बैंक अकाउंट करेंगे क्रेडिट। पार्टनर लोन जो हमने सेपरेटली बनाया है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। यदि पेमेंट किया है कम तो फर्म को हो गया बेनिफिट, वो बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन में जाएगा बाई पार्टनर्स लोन, जितना फर्म को हो गया बेनिफिट उस लोन को कम पेड करके। अब बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की। यहां कहता है व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अपने पार्टनरशिप अकाउंट में दो ही स्पेसिफिक रिजर्व हैं, एक तो आईएफआर है, दूसरा है डब्ल्यूसीआर। आईएफआर का एडजस्टमेंट ऊपर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में आपको बता दिया। आईएफआर यदि क्वेश्चन में गिवन है तो उसे हर बार रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में कर देंगे आप लोग राइट ऑफ। लेकिन इसके अलावा यदि डब्ल्यूसीआर भी गिवन है तब क्या एडजस्टमेंट करना है वो देखो। सबसे पहले तो डब्ल्यूसीआर का कंटेक्स्ट में मुझे एक्चुअल लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इफ इन कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व एक्चुअल लाइबिलिटी एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करती है एक्चुअल लाइबिलिटी देन लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक्चुअल लाइबिलिटी और डब्ल्यूसीआर इन दोनों में से जो अमाउंट होगा कम वो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाऊंगा। किस साइड लेके जाऊंगा? रिजर्व फर्म की इंटरनल लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी कोई भी हो वो हम रियलाइजेशन में लेके जाएंगे क्रेडिट साइड में। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या एक्चुअल लाइबिलिटी है। अगर एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है तो उस केस में तो डब्ल्यूसीआर आप पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट ऑफ नहीं डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन यदि एक्चुअल लाइबिलिटी है तब थोड़ा सोचने वाली बात है। उस केस में मुझे सबसे पहले कंपेयर करना है एक्चुअल लाइबिलिटी और डब्ल्यूसीआर के अमाउंट को। जो अमाउंट कम है, जैसे डब्ल्यूसीआर सपोज मेरा 10,000 है, ये मेरा है डब्ल्यूसीआर, और जो मेरी लाइबिलिटी आई वर्कमैन क्लेम आया वो है सपोज 12,000 या फिर वो है 8,000। अगर जीरो है ही नहीं तो पूरा मुझे लेके जाना है पार्टनर्स कैपिटल में। यदि डब्ल्यूसीआर सपोज 10,000 है और लाइबिलिटी आई है 12,000 तो मुझे डब्ल्यूसीआर इन दोनों में से जो भी कम है, कम कौन सा है 10, ये लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में। एंट्री डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट 10,000। इसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा 12,000 की लाइबिलिटी का। पेमेंट करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000। सर मुझे इसमें 2,000 घाटा हुआ, कैसे मुझे पता लगा 2,000 घाटा हुआ, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट में आ रहा होगा 10,000 और डेबिट में आ रहा होगा पेमेंट 12,000। डेबिट साइड रियलाइजेशन की ज्यादा है, क्रेडिट साइड है कम, आ गया डिफरेंस 2,000 क्रेडिट में बाई पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा केस जब डब्ल्यूसीआर 10,000 है और क्लेम मेरा 8,000 है तो उस केस में कहता है इन दोनों में से जो भी कम है वो ले जाएंगे हम रियलाइजेशन में। कितना? 8,000। एंट्री डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8,000 से जो रिमेनिंग डब्ल्यूसीआर बचेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मेरी एंट्री कंप्लीट बनेगी। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन 8,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 2,000।
फिर मैं पेमेंट करूंगा कितने अमाउंट का, 8,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक 8,000 रुपये। तो मैं जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं पार्टनर्स के बीच में। ये बात थी बच्चों कि जब कोई स्पेसिफिक रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है, IFR या फिर WCR है, उसके बारे में पूरा हम डिस्कशन किया। वही कहता है एक्चुअल लायबिलिटी इज लेस देन दी WCR। यदि एक्चुअल लायबिलिटी WCR से कम है तो जो अमाउंट होगा एक्सेस WCR का वो बांट देंगे पार्टनर्स में, और रिमेनिंग जो WCR का अमाउंट है एक्चुअल लायबिलिटी के बराबर वो हम ले जाएंगे रियलाइजेशन में, और फिर रियलाइजेशन शुरू कर देंगे पेमेंट। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी ट्रांसफर टू, पहली बात कर चुके हैं, ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला कहता है ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। यदि कुछ नकली एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है बैलेंस शीट में, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, उस केस में उस फिक्टिशियस एसेट को हम डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे राइट ऑफ। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर नहीं जाना, वो हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन डिसॉल्यूशन बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ट्रांसफर टू। ये क्वेश्चन इस बार के मॉडल टेस्ट पेपर में भी पूछा था, जहां मैंने बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मुझे कुछ गलती लगती है, वहां मैंने उस स्टेटमेंट को डिसॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में लिया हुआ था कि जब भी फर्म हो रही है डिसॉल्व, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ शो कर रहा है, तो वो करंट अकाउंट का बैलेंस बच्चों ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 19 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब हम फाइनल पेमेंट्स करते हैं पार्टनर्स को। बच्चों फाइनल पेमेंट करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने पूरी जो रियलाइजेशन की प्रोसीजर है, डिसॉल्यूशन की प्रोसीजर के पहले बनाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एट बैंक। सर क्या पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी यहां बनेगा? तो बच्चों करंट अकाउंट बनाना अपना डिस्क्रिएशन है। आप लोग यदि पहले करंट अकाउंट बनाते हो तो मुझे सारे ट्रांजैक्शन जो मैंने रियलाइजेशन के अंदर जहां जहां पार्टनर्स का अकाउंट यूज किया है वो मैं ट्रांसफर करूंगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, और फिर फाइनली पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। या फिर मैं पहले से ही पार्टनर्स के करंट को ट्रांसफर कर दूं कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट टू कैपिटल, फिर बाद में सारे ट्रांजैक्शन उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करूं। जो मुझे दूसरा मेथड है कि पार्टनर्स के करंट को पहले ही ट्रांसफर कर दूं कैपिटल में, ये मेथड मुझे सही लगता है। तो आप लोग, मेरा रिकमेंडेशन है यही अप्लाई करें। पार्टनर के मैंने करंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स लायबिलिटी राइट ऑफ कर दी, बैंक का यदि ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक बैलेंस वो हम ट्रांसफर करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट में। पार्टनर्स लोन है, अब लोन दो तरह का हो सकता है, लोन या तो पार्टनर ने फर्म को दिया हो फर्म के लिए लायबिलिटी, या पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हो फर्म के लिए एसेट। तो यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म ने उसका लायबिलिटी अकाउंट सेपरेट बनाया है, उसका फर्म कर देगी पेमेंट। लेकिन यदि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है, वो फर्म की एसेट है, फर्म उस लोन को पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से कर देती है एडजस्ट। पार्टनर की, यदि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म के लिए लोन वो एसेट है, पार्टनर उस लोन को उसके कैपिटल अकाउंट से कर देगी एडजस्ट। मुझे लोन करना है कम, टू लोन टू पार्टनर्स, एसेट है फर्म की, और कैपिटल पार्टनर कर देंगे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। यदि क्वेश्चन रहता है साइलेंट तब इस एडजस्टमेंट को इसी तरीके से करेंगे, और हमेशा क्वेश्चन इस कंटेक्स्ट में साइलेंट ही रहेगा। साइलेंट रहने का मतलब बैलेंस शीट में केवल पार्टनर्स लोन एसेट साइड लिखा होगा और कोई भी एडजस्टमेंट कहाँ नहीं होगा। उस केस में आप लोगों को करना क्या है, पार्टनर्स लोन डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से कम कर देना है। इसके साथ साथ बच्चों यदि डिसॉल्यूशन वाला दिन और फर्म ने आखिरी बार जब बैलेंस शीट बनाई इसमें कुछ डिफरेंस है और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, वहां आप लोग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ थ्योरी में कवर नहीं किए, जो हम प्रैक्टिकल केसेस डिस्कस करेंगे वहां कवर करने वाले हैं। तो बच्चों ये था मेरा ओवरऑल डिस्कशन फर्म के डिसॉल्यूशन के बेसिस पर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स के बारे में। मैंने जैसे प्लानिंग आपको पिछले लेक्चर में बताई थी
पहले मेरी प्लानिंग रही पूरा थियोरेटिकल पार्ट फिनिश करें, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी के बारे में। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।